बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN 7 सेमेस्टर सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट चैप्टर नंबर फर्स्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज स्ट्रक्चर एंड कल्चर पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की टू डिफिनेशंस और ऑर्गेनाइजेशन की टू डिफिनेशन के साथ साथ हमने एक थ्योरी जो है डिस्कस की थी, क्लासिकल थ्योरी। आज हम सेकंड थ्योरी डिस्कस करेंगे, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में क्या होता है? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में ज़्यादातर फोकस जो है ह्यूमन की नीड पे होता है। ओके, क्लासिकल थ्योरी में जो है न एम्प्लॉय जो वर्कर है इसको ब्रेक मिलता था। ओके, जस्ट प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे जो है फोकस था। लेकिन ये जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है इसमें ह्यूमन की नीड पे भी फोकस हुआ और इस थ्योरी में ये कहा कि आप लोगों ने जो है क्या करना है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर हैं, इसको एक प्रॉपर ब्रेक देना चाहिए। ओके, और इसके साथ साथ इसको इंटरेक्शन होना चाहिए अपने फ्रेंड्स कोलीग के साथ, ताकि वो एक दूसरे के साथ अपने बातें जो है डिस्कस करे और इसको मौका मिले कि वो थोड़ा सा ब्रेक कर ले। ओके, तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के साथ साथ जो है ह्यूमन नीड पे भी फोकस हुआ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में। ओके, तो क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ने क्लासिकल थ्योरी को जो है क्रिटिसाइज किया। ओके, जो कमी थी क्लासिकल थ्योरी में, तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ने क्या किया, इसी कमी को जो है पूरा किया। ओके, A human relation approach identified in 1930s। 1930s में ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आइडेंटिफाई हुआ। ओके, अब हम देखते हैं कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या होता है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच हमारे पास क्या होता है, फोकस ऑन पीपल। इसमें लोगों पे फोकस किया जाता था। एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोशल इंटरेक्शन इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में ओके, ह्यूमन रिलेशनशिप और सोशल इंटरेक्शन जो है इसके इम्पोर्टेंस होते हैं, तो इसी को एम्फसाइज किया, इसी पे जोर दिया कि वर्क प्लेस में, चाहे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वर्क प्लेस है, ओके, कंपनी है, तो इसमें जो ह्यूमन है, लोग हैं, तो आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए और सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए, तो इसी पे फोकस किया। ओके, इसमें सेकंड वन जो है ह्यूमन रिलेशनशिप रिलेशन अप्रोच में एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना है, ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय से काम लेना है, न ब्रेक देना है, न इंटरेक्शन का टाइम देना है, न कोई और आसानी देनी है, जस्ट प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे जो है फोकस करना है, तो ये नहीं चलता है। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन, नंबर थर्ड इसमें है कम्युनिकेशन। एम्प्लॉय ने आपस में कम्युनिकेशन करना है, पार्टिसिपेशन करना है, कोलोब्रेशन करना है। ओके, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में। ओके, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है जो 1930 में आइडेंटिफाई हुआ। ओके, और इसके जो एजम्पशन है इसमें क्या होता है, सोशल नीड्स है कि ये जो ह्यूमन है, एम्प्लॉय है, वर्कर है, इसके सोशल नीड क्या है, मोटिवेशंस है। ओके, इसके मतलब मोटिवेशन, इसको रिवार्ड देना है। ओके, और पर्सनल ग्रोथ के लिए, अटानमी के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। A major assumption of this theory is that people desire social relationship, respond to group pressure and search for personal fulfillment। तो ये देखें, ये जो assumption है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पीपल डिज़ायर सोशल रिलेशनशिप, लोग चाहते हैं कि इसके सोशल रिलेशनशिप कायम हो। ओके, तो इससे पहले जो थ्योरी था क्लासिकल थ्योरी, इसमें ये वाली चीज़ें नहीं थी, जस्ट प्रोडक्टिविटी पे फोकस होता था। लेकिन ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, तो इसमें क्या, पीपल डिज़ायर सोशल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप पे फोकस हुआ। रिस्पॉन्ड टू प्रेशर ग्रुप्स, बंदा जिस ग्रुप में होता है, ओके, तो अगर इसके साथ इसके इंट्रैक्शंस है, इसकी अपनी बाउंड्रीज है, हर कोई अपना राय पेश कर सकता है। ओके, तो बंदा रिस्पॉन्ड भी कर सकता है अपने ग्रुप्स को, अपने प्रेशर ग्रुप्स को। प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, वो ग्रुप्स जो आपके अगेंस्ट हो, आप जो एजम्पशन पेश करते हैं, वो आपकी एजम्पशन देखता है कि क्या आपके एजम्पशन ठीक है या गलत है, फिर वो आपके एजम्पशन को एक्सेप्ट या क्रिटिसाइज करता है। ओके, तो आपने ग्रुप प्रेशर को जो है रिस्पॉन्ड देनी है। एंड सर्च फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट, और पर्सनल फुलफिलमेंट इंसान के जो अपने
मतलब चाहता है कि मैं ये काम करूँ, मैं इस हद तक पहुँचूँ, ओके, मैं ग्रेजुएशन करूँ या मैं अपना जो इदारा है मैं इसको मतलब आगे लेके जाऊँ, या मेरा जो कंपनी है वो आगे लेके जाए, ओके। तो ये सब जो है पर्सनल फुलफिलमेंट है, इंसान कामयाब हो जाए। हर इंसान की ख्वाहिश होता है ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है एजुकेशन में आगे जाऊँ, ग्रेजुएशन करूँ, एमएस करूँ, पीएचडी करूँ, पोस्ट डॉक करूँ, और मेरा सैलरी सबसे ज़्यादा हो, ओके, लोग मेरा सिफत करें, और मैं जो है इसी तरह जो है क्या होता है पर्सनल फुलफिलमेंट। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ने इन 3 बातों पे जो है फोकस किया। पीपल ओरिएंटेड एंड सीक प्रॉफिट फॉर ह्यूमन, पीपल ओरिएंटेड एंड सीक प्रॉफिट फॉर ह्यूमन, और इसमें क्या होता था, सीक प्रॉफिट, ओके, जो मुनाफा है इसी को तलाश किया गया ह्यूमन के लिए, ओके। This theory was developed as the result of series of studies conducted by the Western Electric Company at its Hawthorne plant in Chicago. ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी है, ओके, हार्थवार प्लांट इन चिकागो, चिकागो में। तो ये एक इलेक्ट्रिक कंपनी थी, ये मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रिसिटी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो जो है बनाते थे, ओके। और अब भी जो है ये बहुत बड़ी कंपनी है, ओके। तो ये इसी लिहाज से जो है इसका इन्वॉल्वमेंट है इसमें। और हार्थवान इफेक्ट जो है हम अभी डिस्कस करेंगे, ओके। बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़, ये जो थ्योरी है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ओके, इसका जो आइडिया है वो किस बारे में है, ह्यूमन नीड्स के बारे में है, ह्यूमन नीड्स पे फोकस करना है, एंड ह्यूमन वैल्यू पे, सेल्फ एस्टीम पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, ओके। तो इन चीज़ों को जो है हमने रिमेंबर करना है ताकि कल एमसीक्यूज में जब ये पॉइंट्स आ जाए तो हमें आसानी हो, ओके। द इलेक्ट्रिक कंपनी हैज स्पेशली मेड research to determine there was a relationship between productivity and work environment. ये इलेक्ट्रिक कंपनी स्पेशली जो रिसर्च किए है तो वो डिटरमाइन करते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है और वर्क एनवायरनमेंट है तो इसके आपस में रिलेशनशिप है, ओके। ये आप लोग याद रखिए, जो एनवायरनमेंट है और प्रोडक्टिविटी है तो इसके बीच में रिलेशनशिप है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि अगर एनवायरनमेंट ठीक है तो प्रोडक्टिविटी ठीक होगी, अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, ये तो सिंपल है ना। फिर इसके बाद हमारे पास है the original purpose of the Hawthorne study was to examine how different aspects of the work environment such as lighting, the timing of breaks and the length of the workday had on worker productivity. जो ओरिजिनल पर्पस है हार्थवान स्टडी के, तो हार्थवान स्टडी में क्या है, एग्जामाइन किया जाता है कि हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है ये प्रोडक्टिविटी पे किस तरह इफेक्ट करता है। ये हमारे पास हॉर्थरॉन इफेक्ट है। हॉर्थरॉन इफेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिए, एनवायरनमेंट का प्रोडक्टिविटी पे क्या असर है, क्या इफेक्ट है, ये हॉर्थरॉन इफेक्ट है, ओके। तो हॉर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट सच एस लाइटिंग, लाइटिंग का प्रोडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट है। तो अगर लाइटिंग सही से नहीं है इंडस्ट्री में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ओके, तो प्रोडक्टिविटी पे असर होगा। अगर फॉर एग्जांपल कॉलेज है और इसमें सोलर पैनल जो है ख़राब हुए हैं या इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं है तो क्या ये कॉलेज चलेगा, यूनिवर्सिटी चलेगा, ज़रूरी बात है, ओके। लाइट नहीं होगी तो इस पे असर हो सकता है। द टाइमिंग ऑफ ब्रेक्स, अगर इंडस्ट्री में, कंपनी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में छुट्टी नहीं है, ब्रेक नहीं है और मुसलसल जो है कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस हैं तो स्टूडेंट्स भी नहीं कर सकते हैं और जो फैकल्टी है वो भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है। जब बंदा ब्रेक नहीं लेता, फ्रेश नहीं होता तो वो तो आगे जो है इसका जो लर्निंग या इसके जो टीचिंग के जो ग्राफ है वो तो बिल्कुल कांस्टेंट पे जाएगा ना। तो ये क्या है, ये टाइमिंग ऑफ ब्रेक्स एंड द लेंथ ऑफ द वर्क डे, और लेंथ ऑफ वर्क डे, दिन में बंदा कितना काम करता है, 2 आवर्स काम करता है या 8 आवर्स काम करता है। अगर किसी बंदे की लिमिट 8 आवर्स है और आप इससे 12 आवर्स काम ले या 14 आवर्स काम ले तो क्या वो कर सकता है, नहीं। तो हॉर्थोन इफेक्ट में ये बातें जो है डिस्कस हुई। हेड ऑन वर्कर प्रोडक्टिविटी, तो लाइटिंग का, ब्रेक्स का और वर्क डे लेंथ का, इसका वर्कर प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी इफेक्ट है, ओके। अगर इन चीज़ों को हम बेहतर करें तो हमारे प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, इन चीज़ों को हम बेहतर ना करें तो हमारे प्रोडक्टिविटी बेहतर नहीं होगी, ओके। The result was surprising and the researcher concluded at the time that workers are actually responding to the increased attention from their supervisor. तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास वर्कर्स हैं
स्टूडेंट्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं। ओके, तो ये एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग या अगर इसका तवज्जो जो है मतलब अपने सुपरवाइज़र पे है, तो इसके जो मतलब एक्टिविटीज़ हैं, आउटकम्स हैं, तो एक्चुअली वो जो है अच्छे से होगी। अगर कोई बंदा, इसका मतलब ये है, अगर कोई वर्कर अपने सुपरवाइज़र को टाइम दे, इसके बात माने, इसको अटेंशन से जो है मतलब सुने, तो उसके प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, क्योंकि ये इसके सुपरवाइज़र हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम अपनी क्लास की बात करें, हमारा टीचर है, वो हमें मतलब कोई टॉपिक समझा रहा है, और अगर हम इसको अटेंशन के साथ सुने, तो कल हमारे लिए इजी आसानी होगी पेपर में। ओके, और अगर हम इसको मतलब नहीं सुने, अपने आपस में बात करें, तो कल अगर पेपर में ये वाला एमसीक्यूज या ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तो हमें पता भी ना हो कि ये सर ने डिस्कस की थी या नहीं की थी। तो ये है हमारे पास इस सेंटेंस का मतलब। The effect was first described in the 1950 by researcher Henry A. Landsberger during his analysis of experiment conducted during the 1920 and 1930. ये जो इफेक्ट है ये फर्स्ट डिस्क्राइब इन 1950 में फर्स्ट जो है डिस्क्राइब हुआ था बाय रिसर्चर हेनरी ए लैंड्सबर्गर। एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग 1930 में इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इसी दौरान जो है हेनरी ए लैंड्सबर्गर ने जो है ये इफेक्ट जो है स्टडी की थी। द फिनोमेना इज नेम ऑन द लोकेशन वेयर द एक्सपेरिमेंट टुक प्लेस। ये जो लोकेशन है इसकी बेस पे इसने इनका नाम जो है रखा। ओके, The Hawthorne effect is a term referring to the tendency of some people to work harder and perform better when they participate in an experiment. अगर एक एक्सपेरिमेंट में एम्प्लॉय वर्कर जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो वर्कर हार्डर वर्क करता है, ओके, वो लोग जो हार्ड वर्क करता है, ओके, और अच्छे से परफॉर्मेंस करता है, तो ज़रूरी है इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। और जो हार्ड वर्क नहीं करता है, ओके, और अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है एक्सपेरिमेंट, तो पार्टिसिपेशन सही से नहीं करता है, तो इसके प्रोडक्टिविटी सही नहीं होगी। ये है हार्थोर्न इफेक्ट। इसी से पहले भी हमने डिस्कस की। द टर्म इज ऑफ्टन यूज्ड टू सजेस्ट दैट इंडिविजुअल में चेंज देयर बिहेवियर ड्यू टू द अटेंशन दे आर रिसीविंग फ्रॉम रिसर्चर। जो रिसर्चर है, मैनेजर है, टीचर है, या प्रिंसिपल है, लीडर है, ओके, तो अगर एक इंडिविजुअल अपना बिहेवियर, अगर एक इंडिविजुअल अपनी रिसर्चर को सुने, रिसर्चर के बातों को रिसीव करे अच्छे से, अटेंशन से, तो हो सकता है इंडिविजुअल के जो बिहेवियर है इसमें चेंज हो, इसमें चेंज आ जाए। ओके, इसका बिहेवियर ठीक नहीं था, तो अपने मैनेजर, अपने लीडर को जब इसने सुना, इसको रिसीव किया, इसकी बातों को, तो ज़रूरी बात है इसके बिहेवियर में चेंजेस होगी। तो यही बातें हैं इस थ्योरी में। फिर इसके बाद है सिस्टमिक थ्योरी। व्हाट इज सिस्टमिक थ्योरी? सिस्टमिक थ्योरी हमारे पास सिस्टम थ्योरी इज वन ऑफ द डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी इन मैनेजमेंट टुडे। मैनेजमेंट में जो डोमिनेंट थ्योरी है, सबसे डोमिनेंट थ्योरी, तो वो डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी वो सिस्टम थ्योरी है। ओके, मैनेजमेंट में जो डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है, तो हमारे पास सिस्टम थ्योरी है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखिए। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी डिफाइंस सिस्टम एज ए सेट ऑफ इंटररिलेटेड पार्ट अरेंज इन ए यूनिफाइड होल। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी सिस्टम को कैसे डिफाइन करता है? तो चले, आप लोगों को तो पता है कि सिस्टम थ्योरी क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम डिफिनेशन क्या है? ए सेट ऑफ इंटररिलेटेड पार्ट्स अरेंज इन ए यूनिफाइड होल। मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स को इंटर रिलेट करना, आपस में इसको जमा करना, और जब वो एक कॉमन गोल या फंक्शन जो है अचीव करे। ओके, ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट अरेंज इन ए यूनिफाइड होल टू अचीव ए कॉमन गोल और फंक्शन। आपने मुख्तलिफ पार्ट्स जो है इंटर रिलेटेड करना है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के 15-16 जो है पार्ट्स है, डिपार्टमेंट है, आपने इसको इंटर रिलेट करना है, इससे एक सेट बनाना है। ओके, और फिर इसको आपने यूनिफाइड होल मिला हुआ जो है अरेंज करना है, ताकि वो अपने गोल्स और फंक्शंस को जो है अचीव करे। तो ये है हमारे पास सिस्टम। और सिस्टम के मुख्तलिफ किस्म के एग्जांपल्स हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, सोशल सिस्टम है। बायोलॉजिकल सिस्टम में ह्यूमन बॉडी है, इकोसिस्टम है,
और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम में हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ट्रांसपोर्टेशंस है सिस्टम जो है, ओके। सोशल सिस्टम में हमारे पास फैमिलीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये सब जो है इसमें होता है, ओके। इट ट्रीट्स एन ऑर्गेनाइजेशन एज आइदर एन ओपन और क्लोज सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, ओके। चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज ओपन ऑर्गेनाइजेशन एंड ओपन सिस्टम एंड व्हाट इज क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट, ये की पॉइंट जो है आप लोग जहन नशीन कर लें। ओपन सिस्टम में इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट, बंदा एनवायरनमेंट के साथ जो है इंटरेक्शन कर सकता है, एक्सचेंज रिसोर्सेज भी एक्सचेंज कर सकता है, इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज कर सकता है दूसरों के, एंड एनर्जी विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और अपने एनर्जी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ शेयर कर सकता है, ओके। तो ये हमारे पास ओपन सिस्टम है, डायनेमिक एंड एडेप्टिव। ये जो ओपन सिस्टम है तो ये डायनेमिक होता है, हमेशा मोशन में होता है, एंड एडेप्टिव होता है, एनवायरनमेंट पे जो है अफेक्ट करता है ना, एनवायरनमेंट पे भी ये इफेक्ट होता है, तो एनवायरनमेंट चेंज ये भी एडेप्टिव, ओके, एनवायरनमेंट के साथ खुद को अडेप्ट करता है, ये जो ओपन सिस्टम है, ओके। रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड अडेप्ट टू न्यू सर्कमस्टांसेस। एग्जाम्पल इसकी क्या है, मोस्ट बिजनेसेस होता है इसमें, नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज इसमें होते हैं, ओके। और सेकंड वन हमारे पास है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम वो है जो क्लोज होता है, ओके। इसका एनवायरनमेंट पे कोई असर नहीं, एनवायरनमेंट का इस पे कोई असर नहीं होता, एनवायरनमेंट के साथ इसका कोई लेन देन नहीं होता, ओके। सेल्फ कंटेंट होता है, ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, एनवायरनमेंट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ओके। विद मिनिमल इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और बहुत कम पॉसिबल, बहुत कम इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ होते हैं क्लोज सिस्टम की। स्टेबल होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, ओके। जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, इसी के मुताबिक क्लोज सिस्टम जो है मतलब आगे जाते हैं, ओके। ऐसा ना है कि एनवायरनमेंट के साथ साथ जो है अडेप्ट होता है, इसके अपने रूल्स है, इसके अपने रेगुलेशंस है, प्रोसीजर्स है, इसी के साथ साथ इसने जाना है। इसके एग्जांपल्स यहाँ क्या है, गवर्नमेंट ब्यूरो क्राइसिस जो है, या रिजिड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस है, ओके। तो ये है हमारे पास क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम, ओके। तो इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे और इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के बेस पे। ओपन सिस्टम में क्या, ये मोर अडेप्टेबल टू चेंज है, ओके। अगर एनवायरनमेंट में चेंज, तो आपका जो ओपन सिस्टम है उस पर भी इफेक्ट होगा, और क्लोज सिस्टम जो है मोर रिजिड है, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, ओके। ओपन सिस्टम जो है एक्टिवली एंगेज है एनवायरनमेंट के साथ, ओके। और ये जो क्लोज सिस्टम है ये आइसोलेट है, ये इसके साथ बिल्कुल भी एंगेज नहीं होता है, ओके। फिर इसके हमारे पास जो है क्या है, क्लोज सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स एनवायरनमेंट। ये देखें, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं, ये जो क्लोज सिस्टम है ना, तो ये एनवायरनमेंट से जो है अफेक्ट नहीं होता है, ओके, क्योंकि ये क्लोज है। मोस्ट अप्रोचेस ट्रीट एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम, और बहुत से अप्रोच जो है ट्रीट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक ओपन सिस्टम होता है, ओके। एनवायरनमेंट के साथ साथ ये जो है इसमें एडेप्टेबिलिटी आते हैं, ओके। और इसी तरह के जो है सिस्टम थ्योरी बिलीव ऑल ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट आर इंटर रिलेटेड। सिस्टम थ्योरिस्ट जो है बिलीव करता है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट है तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे अफेक्ट होता है, ओके। चेंज इन वन कंपोनेंट में अफेक्ट ऑल अदर कंपोनेंट, एक चीज़ में जो है एक कंपोनेंट में चेंजेस आते हैं तो ये दूसरे कंपोनेंट को जो है अफेक्ट करता है। कंपोनेंट आर इनपुट है, थ्रूपुट है और आउटपुट है, ये 3 कंपोनेंट है हमारे पास, इसी को हमने डिस्कस करनी है। ये हमारे पास सिस्टमिक थ्योरी है, सिस्टम थ्योरी है, ओके। रिसोर्सेज और इनपुट, इनपुट को रिसोर्सेज भी कहा जाता है। इनपुट क्या होता है, जब स्टेबलाइजर में हम इनपुट करते हैं कम लाइट को, कम इलेक्ट्रिसिटी को, और फिर वो आउटपुट किया जाता है इंक्रीज, ओके। तो हमने कम इलेक्ट्रिसिटी देनी है, ज़्यादा हमने लेनी है, तो ये इनपुट है, ओके। रिसोर्सेज है इनपुट, लाइक एम्प्लॉयज, पेशेंट, फिजिशियन, मटीरियल, मनी, इक्विपमेंट एंड इंफॉर्मेशन, ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास इनपुट है। रिसोर्सेज है ना, एम्प्लॉय क्या होता है, वर्कर क्या होता है, रिसोर्सेज है। पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में जो हमारे पास इनपुट है, पेशेंट है, फिजिशियन है, ओके। मटेरियल है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में ये मटेरियल है। मनी जो है इनपुट है, अगर मनी नहीं है तो आपके काम जो है प्रोसेस आगे नहीं जा सकता। इक्विपमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है, ओके, ये सब रिसोर्सेज है, इनपुट है। प्रोसेस कॉल्ड थ्रूपुट, प्रोसेस कॉल्ड थ्रूपुट, जो प्रोसेस होता है फिर विद द ऑर्गेनाइजेशन
ओके, ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी और रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारे पास की ये एक प्रोसेस है, इसी के बेस पे हमने आगे जाना है और हमने आउटपुट को, प्रोडक्ट को हासिल करना है। प्रोडक्ट और आउटपुट, आउटपुट और प्रोडक्ट, जो स्टेबलाइजर में हम 110 इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट में क्या देते हैं, 220 वोल्टेज देता है। तो ये आउटपुट हमने देखना है। एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी और स्कूल्स और कॉलेजेस, ओके, और रिस्टोर्ड हेल्थ इन हॉस्पिटल एंड रिहेबिलिटेशन, डिजीज प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन इन हॉस्पिटल। तो ये सब जो है हमारे पास आउटपुट है। तो ये एक सिस्टम थ्योरी है ना, कि इनपुट हमने दिया, इस पे प्रोसेस हुआ, हमें आउटपुट मिला। ओके, फीडबैक लूप्स, फिर हमने फीडबैक लूप्स देखने हैं। पॉजिटिव फीडबैक लूप्स भी है, नेगेटिव फीडबैक लूप्स भी है। पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफाइज और रीइंफोर्स चेंजेस ऑफ्टन लीडिंग टू ग्रोथ और एस्केलेशन। ओके, एंड नेगेटिव फीडबैक लूप्स क्या होता है, करेक्ट और स्टेबलाइज द सिस्टम। अगर सिस्टम में कोई कमी है, कोई खराबी है, हमने इसको स्टेबलाइज करना है, इस पे फीडबैक देना है। मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, और हमने इक्विलिब्रियम को जो है मेंटेन रखनी है। ओके, नेगेटिव फीडबैक लूप्स में। ओके, इसके बाद है कंटिंजेंसी थ्योरी। व्हाट इज कंटिंजेंसी थ्योरी? कंटिंजेंसी थ्योरी में हम ये जो है प्रपोज किया था एडवर्ड फिडलर ने 1964 में। 1964 में एडवर्ड फिडलर ने कंटिंजेंसी थ्योरी को जो है प्रपोज किया था। ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोग याद रखिए। ओके, कंटिंजेंसी थ्योरी बिलीव्स दैट organizational performance can be enhanced by matching an organization structure to its environment। अब ये आप लोग ज़हन नशीन कर लें। ओके, कि कंटिंजेंसी थ्योरी क्या जो है एज्यूम करता है, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस कैन बी एनहांस्ड बाय मैचिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है मैच करता है, ठीक है, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल जो है इम्प्रूव हो सकता है, बिल्कुल जो है ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं करता तो फिर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल लो होगा, बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है, तो इस थ्योरी में रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इट्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैचिंग कर सकता है, ओके, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है इसकी मैच जो है हम इन्हांस करें तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो परफॉर्मेंस है वो भी इन्हांस हो सकती है। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। Two basic ways in which manager can organize and control an organization activity in response to at external environment। ओके, टू बेसिक वेज हमारे पास है जो मैनेजर जो है ऑर्गेनाइज कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ को अपने एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसके रिस्पॉन्स के थ्रू। ओके, तो इसमें टू है हमारे पास, एक हमारे पास मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर है, सेकंड वन हमारे पास ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। तो ये हम डिस्कस करते हैं कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है और इसमें कौन से जो है हमने पॉइंट जो है पिक करना है। ओके, तो जो हमारे पास मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर है, तो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में क्या होता है और जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, तो ये हम जो है डिस्कस करते हैं। ए मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन स्टेबल एनवायरनमेंट। ओके, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का है, ओके, तो ये स्टेबल एनवायरनमेंट में होता है। फॉर एग्जांपल हाईली सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। इसका क्या मतलब है? हाईली सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग जो है, ओके, डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो टॉप ऑफ हेरार्ची के पास जो है होता है। हेरार्ची क्या होता है? जो कमांड देता है। ओके, तो डिसीजन मेकिंग लीडर ने लेना है, मैनेजर ने लेना है और प्रिंसिपल ने लेना है। तो ये क्या है? ये हमारे मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर है। हाईली सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग के जो पावर है वो हाईली सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के पास जो है होना चाहिए। ओके, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में। नंबर सेकंड, फॉर्मुलेटेड प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। तो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में जो है एक प्रोसीजर या प्रैक्टिसेस जो है फॉर्मुलाइज्ड हुआ है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस एंड प्रोटोकॉल गाइड्स ऑपरेशंस। ओके, एक प्रोसीजर, एक रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिस के साथ आपने जाना है मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में। ऐसा ना हो कि खुद से जो है एक प्रोसेस को जो है आप जो है इसको परफॉर्म करें, ऐसा नहीं है। फॉर्मलाइज्ड प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस ये मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में होता है।
स्पेशलाइज्ड फंक्शन मीन एम्प्लॉय है स्पेसिफिक रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयज़ के पास जो है स्पेसिफिक रूल्स होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जो अगर टीचर है यूनिवर्सिटी में तो इसने टीचिंग का काम करना है, इसने पढ़ाना है, टीचिंग करना है। अगर फॉर एग्जांपल मेडिकल सर्जिकल टीचिंग है, टीचर है तो इसने ये जो है डिस्कस करनी है। ऐसा ना हो कि वो इंग्लिश डिस्कस करे। अगर किसी ने एमफिल इंग्लिश किया है तो यूनिवर्सिटी में इसने इंग्लिश जो है पढ़ाना है। अगर प्रिंसिपल है तो इसने मैनेजमेंट करना है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसने फी के साथ काम रखना है। तो ये क्या स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। तो ये 3 जो है बातें आप लोगों ने जो है याद रखनी है। हाईली सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, ओके। कमांड जो है हायरार्की के पास होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का, ओके। और फार्मूलाइज प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए, ओके। इसके मुताबिक आपने चलना है। स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और जिसके पास जैसा स्किल हो तो इसने वो फंक्शन वो काम जो है परफॉर्म करनी है, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर। तो क्या लिखा है, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन स्टेबल एनवायरनमेंट। इसके लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, ओके। तो एक बंदा होता है मैनेजर और इसने जो है डिसीजन मेकिंग करना है। तो ये स्टेबल एनवायरनमेंट है ना, हर कोई तो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता ना। फॉर्मलाइज्ड प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, एक रूल बनाया है, एक प्रिंसिपल बनाया है, ओके। इसी के मुताबिक सबने चलना है। तो ये स्टेबल एनवायरनमेंट है, हर कोई तो रूल रेगुलेशन नहीं बनाता ना। स्पेशलाइज्ड फंक्शन, हर एम्प्लॉय के पास जो नॉलेज है इसी के मुताबिक इसने काम करना है। तो स्पेशलाइज स्टेबल एनवायरनमेंट, ओके। ऐसा नहीं है कि एक टीचर है इसने जो है एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करना है और प्रिंसिपल का भी काम करना है और कैंटीन का भी काम करना है और पीएन का भी काम करना है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये क्या है, स्टेबल एनवायरनमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ओके। सेकंड वन है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बर्न एंड स्टालकर, an organic organization is one that is very flexible and is able to adapt well to change। ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास वेरी फ्लेक्सिबल होता है, ओके। और ये चेंजेस इसमें होता है, अडेप्टेबल होता है एनवायरनमेंट के साथ साथ। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी टू अडेप्ट क्विकली टू चेंज सर्कमस्टांस चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है तो क्विकली आपने भी चेंज होना है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। और एडेप्टेबिलिटी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैन पाइवोट इन रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन और चेंज इन कंडीशन। अगर कंडीशन चेंज होता है, इन्फॉर्मेशन चेंज होता है, न्यू इन्फॉर्मेशन आता है तो आपने इसके साथ साथ जो है चेंज होना है, ओके। तो ये सॉफ्ट है और ये जो मैकेनिस्टिक है ये हार्ड होता है, रिजिड होता है, इसमें चेंजेस नहीं होता है। रूल्स रेगुलेशन हायरार्की के पास होता है, चेन ऑफ कमांड होता है इसमें। और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी होता है, ठीक है। न्यू इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट चेंज के साथ जो है कंडीशन चेंज के साथ ये चेंज होता है। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड होता है इसमें। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज है, तो प्रिंसिपल ने क्या करना है, अपना इख्तियार जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिया है और टीचर्स फैकल्टी को भी दिया है और कंट्रोलर को भी दिया है कि आप लोगों ने ये काम जो है करना है, आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, ओके। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों ने ज़हन नशीन करने हैं क्योंकि ये पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर आप कल जो है कंपनी में काम करते हैं या आप कॉलेज में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तो आप लोगों को इन चीज़ों का पता हो, ओके। ये डेली लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोआस थ्योरी, चोआस थ्योरी में क्या होता है, चोआस थ्योरी में एडवर्ड लोर्स, ये 1960 में इसने जो है इस पे काम स्टार्ट किया था, ओके। और एक इंपॉर्टेंट बात जो स्लाइड में नहीं है, लेकिन एडवर्ड लोर्स ने एक इफेक्ट स्टडी किया था और वो था बटरफ्लाई इफेक्ट 1963 में। तो ये नॉलेज के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है, सजेस्ट दैट स्मॉल चेंजेस कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ओके, और इसमें आपने स्मॉल चेंजेस जो है लानी है तो ये आपको एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट देता है, ओके। स्मॉल चेंजेस से एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है, ठीक है, हो सकता है। स्मॉल चेंजेस से एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो सकता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे। तो ये हमारे पास क्या बटरफ्लाई इफेक्ट 1963 में एडवर्ड लोर्स ने जो है डिस्कस किया था, इसने डेवलप किया था, प्रपोज किया था, ओके। और ये जो कोआस थ्योरी है तो which was inspired by the finding of quantum mechanics, ये वाला बंदा जो है एडवर्ड लोर्स, ये क्वांटम मैकेनिक्स से जो है इम्प्रेस हुआ था, इंस्पायर्ड हुआ था, ओके।
और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है तो ये मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्पेक्ट्रा और ये जो चैप्टर्स हैं ना, ये जो सब्जेक्ट्स हैं मॉडर्न फिजिक्स में, तो ये इसी के सब्जेक्ट्स के मतलब अकॉर्डिंग है, तो हमने यहाँ पे जो है डिस्कस नहीं करना है, लेकिन हमने सिर्फ ये जो है जानना है कि ये जो एडवर्ड लॉरेंस था तो ये इंस्पायर्ड हुआ था क्वांटम मैकेनिक्स से, विच चैलेंज अस टू लुक एट ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप एंड proposes that nature work does not follow a straight line। ये जो इससे पहले थ्योरीज में जो बात हुई थी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, ओके, तो ये नेचर वर्क जो है स्ट्रेट लाइन को जो है फोकस फॉलो नहीं करता है। तो च्योस थ्योरी ने ये चीज़ें जो है इसी को चैलेंज किया, ओके। च्योस थ्योरी सजेस्ट दैट द ड्राइव टू क्रिएट परमानेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डूम्ड टू फेल। इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि ओल्ड वे वोंट वर्क। ये जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ओके, ये बहुत ज़्यादा जो है रिजिड है और इसी में जो है चेंजेस लानी है, तो इसने इसको डूम टू फेल किया, इसने इसको रिजेक्ट किया, ओके। This set up rules that guided the industrial philosophy of organizational function and integrity must be discarded, and newer principles that ensure flexibility, fluidity, speed up, adaptability and cultural sensitivity must emerge। ये बहुत important है। इसने क्या किया? इसने embracing changes, organization needs to be flexible and adaptability। ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, ओके। अगर एनवायरनमेंट कंडीशन चेंज तो आपने भी इसके साथ साथ जो है चेंज होना है। आपने रिजिडिटी शो नहीं करना है कि मैं रिजिड हूँ, मैं चेंज नहीं हो सकता हूँ, मैंने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। तो च्योस थ्योरी ने क्या कहा? और जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स थे इसी को रिजिड माना और इसी को रिजेक्ट करने की कोशिश की, ओके। और एम्ब्रेसिंग चेंजेस को एम्ब्रेस किया कि अगर एनवायरनमेंट कंडीशन में चेंज है तो हमने इसके लिए जो है फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल रहना चाहिए, ओके। न्यू प्रिंसिपल इन्होंने बनाए, फोकस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, ओके, स्पीड ऑफ एडेप्टेबिलिटी, के आपने कितनी स्पीड से जो है खुद को एडेप्टेबल करना है, ओके। ये बिल्कुल सिंपल बातें हैं, इसी को आपने खुद भी रीड करना है, ओके। एंड कल्चरल सेंसिटिविटी, और कल्चरल सेंसिटिविटी भी इसने जो है इसका भी लिहाज किया कि एक चीज़ अगर कल्चर के मुताबिक है तो आपने इसको करना है च्योस थ्योरी में, ओके। और अगर कल्चर के मुताबिक नहीं तो आपने इसको जो है इग्नोर करना है, इसको आपने छोड़ना है। तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कल्चरल सेंसिटिविटी किस थ्योरी के एजम्पशन में आता है, ओके। तो ये च्योस थ्योरी के एजम्पशन में आता है, ओके। च्योस थ्योरी जो है इसके जो सिंपल समरी है तो वो क्या है? सजेस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल रेदर देन ट्राइंग टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो ये जो च्योस थ्योरी है सजेस्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ट्राई टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स, ओके, स्ट्रिक्ट रूल जो है फॉलो नहीं करना है, ओके, एंड स्ट्रक्चर, ये चीज़ें जो है एम्प्लॉय वर्कर को जो है मतलब फोर्स करता है और इसी से प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और इसके जो बिहेवियर इस पर असर हो सकता है, ओके। तो ये है च्योस थ्योरी। इसके बाद है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। और कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी का जो मेन एजम्पशन है वो क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी बिलीव दैट ए कंपनी लीडरशिप सक्सेस इज बेस्ड ऑन नॉलेज, इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड लर्निंग रेदर देन जस्ट प्रोडक्शन। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी की जो बिलीफ है वो किस चीज़ पे है, ओके। ये जो है नॉलेज पे जो है बेस करता है कि आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, न्यू न्यू ओपिनियन आपने जो है क्रिएट करना है, क्रिएटिविटी जो है आपने मतलब इन्वेंशन जो है आपने करनी है, एंड लर्निंग, आपने लर्निंग पे फोकस करना है रेदर देन जस्ट प्रोडक्शन। सिर्फ प्रोडक्शन नहीं है कि आप लोग जो है प्रोडक्शन पे काम करें। जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी भी जो है थ्योरी है, ये प्रोडक्शन पे जो है मतलब असर करता है कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो हमें बस ये थ्योरी जो है चाहिए, लेकिन जस्ट प्रोडक्शन नहीं है, इसके साथ साथ जो है हमारे पास क्या है? इनोवेशंस है, क्रिएटिविटी है, लर्निंग है, नॉलेज है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो आपके पास प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी होगा। अगर ये चीज़ें नहीं है तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, ओके। तो ये थ्योरी जो है इस तरफ जो है बात करता है। इससे पहले जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी था तो उसने ह्यूमन नीड पे बात की, ओके, ह्यूमन वैल्यू पे बात की, ओके। इसके बाद जो हमारे पास च्योस थ्योरी था तो इसने जो है कल्चरल सेंसिटिविटी पे बात की, फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड ऑफ एडेप्टेबिलिटी पे बात की, ओके। और अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी है तो ये नॉलेज, इनोवेशन और इन चीज़ों पे जो है फोकस करना है, लर्निंग पे जो है फोकस करना है। और जब इन चीज़ों पे फोकस करता है बंदा तो प्रोडक्शन जो है ऑलरेडी अच्छा आएगा, ओके।
Complexity theory originated in the computational sciences, which scientists noted that random events interfered with expectations. Okay, इसमें क्या होता है, ये जो साइंटिस्ट है इसने नोट किया, ओके, क्या नोट किया, रैंडम इवेंट्स, जो हमारे पास जो इधर उधर के रैंडम इवेंट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये हमारे जो ब्रेन के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे जो तवक्कुआत है इंडस्ट्री से, कंपनी से, कॉलेज से, हमारे जो मैनेजमेंट है इससे, तो इसके साथ ये इंटरफेयर्ड होता है, इसके साथ ये खलतमल्द होता है। दिस थ्योरी इज़ यूजफुल इन हेल्थ केयर, ये हेल्थ केयर में भी यूज़ होता है, बिकॉज द एनवायरनमेंट इज़ एक्सटेंसिव विद रैंडमनेस एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। ये जो हमारा एनवायरनमेंट है ये, ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है एक्सटेंसिव होता है, ओके, रैंडमनेस और कम्प्लेक्स टास्क के साथ। ये जो हमारा एनवायरनमेंट है इसमें मुख्तलिफ किस्म के रैंडमनेस होता है और मुख्तलिफ किस्म के कम्प्लेक्स टास्क होता है, जो हम डेली लाइफ में जो है फेस करते हैं। एवरीडे लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के टास्क हैं ना, मुख्तलिफ किस्म की, इसी को हम फेस करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट कंडीशन चेंज इमीडिएटली, हॉस्पिटल में, घर में पेशेंट की जो कंडीशन है वो इमीडिएटली चेंज हुआ, तो फिर आपने क्या करना है, नेसेसरी स्टाफ आर नॉट अवेलेबल। अगर नेसेसरी स्टाफ डॉक्टर, प्रैक्टिशनर्स या जो हमारे पास जो रिहेबिलिटेशन ये या जो हमारे पास नर्सेज है, ETC जितनी भी हैं, ओके, पैरामेडिक्स, अगर ये स्टाफ जो है अवेलेबल ना हो फिर क्या करना है, और इक्विपमेंट फेल्स, या हॉस्पिटल में इक्विपमेंट फेल हुआ, क्या होना है, ऑल विदाउट वार्निंग। ओके, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, रैंडमनेस है, ओके, हमारे एनवायरनमेंट में होता है ना ये सब चीज़ें। टास्क इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन बिटवीन एंड अमोंग स्टाफ, पेशेंट एंड एनवायरनमेंट। ओके, तो ये सब जो है जो इंट्रैक्शन है तो स्टाफ, पेशेंट और एनवायरनमेंट के बीच में होता है। मैनेजिंग इन सक एम्बिगुअस सर्कमस्टांस रिक्वायर्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम एज एन इंटरेक्ट एंड अडेप्ट टू चेंज। तो आप लोगों ने क्या करना है, इंटरेक्ट करना है आपस में, स्टाफ, पेशेंट, एनवायरनमेंट ने, ओके, और चेंजेस, अडेप्ट टू चेंजेस, और आपने चेंजेस को जो है अडेप्ट करनी है, ओके, एनवायरनमेंट के साथ साथ, वक्त के साथ साथ, ओके। कंप्लेक्सिटी थ्योरी बिलीव दैट ए कंपनी लीडरशिप सक्सेस इज बेस्ड ऑन नॉलेज। कंपनी की जो लीडरशिप सक्सेस है वो किस चीज़ पे बेस करता है, नॉलेज पे बेस करता है, इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड लर्निंग रेदर देन जस्ट प्रोडक्शन पे नहीं, नॉलेज, इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड लर्निंग, ओके, इसी पे जो है फोकस करना है। तो ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो आज हमारा जो है जितनी भी थ्योरीज है, ओके, 6 थ्योरी थी, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, ओके, तो इसी को हमने जो है वाइंड अप किया और इसी को जो है हमने डिस्कस किया। इसमें हमारे पास क्लासिकल थ्योरीज थी, ठीक है, और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी थी, और सिस्टमिक थ्योरी, और कंटिजेंसी थ्योरी, और कोआस थ्योरी, और कम्प्लेक्सिटी थ्योरी। तो चलिए हम एक जो है इसी को एक क्विक रिव्यू देते हैं कि क्लासिकल थ्योरी में क्या था। तो क्लासिकल थ्योरी तो आप लोगों को बिल्कुल याद है, इसी पे जो है प्रोफिशिएंसी पे जो है फोकस था, ओके, डिपार्टमेंटलाइजेशन जो था इसी पे फोकस था, ओके। और इसके बाद जो हमारे पास ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में तो हमारे पास 3 बातें थी, फोकस ऑन पीपल, कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन, और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ओके। हार्थोन इफेक्ट था, तो हार्थोन इफेक्ट क्या होता है, द फिनोमेना वेयर इंडिविजुअल मॉडिफाई देयर बिहेवियर और परफॉर्मेंस इन रिस्पॉन्स टू बीइंग ऑब्जर्व्ड और स्टडीड। ये हमारे पास एक ऐसे फिनोमेना है जो हमारे पास इंडिविजुअल है, ओके, वो अपना बिहेवियर और परफॉर्मेंस जो है मॉडिफाई करता है, ठीक है, इस रिस्पॉन्स की वजह से कि लोग मुझे ऑब्जर्व करते हैं, लोग मुझे स्टडी करते हैं, लोग मुझे देखते हैं, तो आपने अपने बिहेवियर में जो है चेंजेस लाने, ये है हार्थोन इफेक्ट। ऑलरेडी हम 3 डिफिनेशन जो है इसके डिस्कस कर चुके हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास था सिस्टम थ्योरी। तो सिस्टम थ्योरी में क्या थी, सिस्टम थ्योरी में हमने सिस्टम पे फोकस करना था, ओके, और इसमें 3 बातें थी, ओके, 3 बातें, इनपुट और थ्रूपुट और आउटपुट और फीडबैक लूप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक लूप्स, ओके। फिर इसके बाद हमारे पास कंटिजेंसी थ्योरी थी। कंटिजेंसी थ्योरी में 2 बातें थी, एनवायरनमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ओके, इसी को मैच करना। अगर इसके मैचिंग है तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी है, मैचिंग नहीं है प्रोडक्टिविटी नहीं है, ओके, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस नहीं होगी, ओके। तो कंटिजेंसी थ्योरी में 2 बातें थी, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हायरार्की के पास कमांड होता है, ओके, और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ओके, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है एम्प्लॉय के पास, ओके। एम्प्लॉय जिस चीज़ में जो है माहिर है, आपने इसको जो है वो काम जो है देनी है। और ऑर्गेनिक सिस्टम में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता था एनवायरनमेंट के साथ, एडेप्टेबिलिटी होता था, लेकिन याद रखना MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होता था।
प्रिंसिपल ने, मैनेजर ने, लीडर ने क्या करना था, अपने एम्प्लॉयज़ अपने जो मतलब इसके नीचे जो फैकल्टी है इसी को इख्तियार देना था कि आप लोग खुद जो है डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वास थ्योरी था। तो क्वास थ्योरी में क्या होता था, ये एडवर्ड लॉरेंस ने जो है डिस्कस किया था, प्रपोज किया था 1960 में, और बटरफ्लाई इफेक्ट 1963 में डिस्कस किया था। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या था, जब हम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में स्मॉल चेंजेस लाते हैं तो इसके रिजल्ट में सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स होते हैं। ओके, और फिर इसमें हमने तीसरी बात ये की कि ये जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थे वो रिजिड है, इसी को रिजेक्ट किया। ओके, और फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल एनवायरनमेंट जो है इन्होंने प्रोवाइड किया करना था। ठीक है, और न्यू प्रिंसिपल जो है इसने प्रोवाइड की, फोकस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड ऑफ अडेप्टेबिलिटी एंड कल्चरल सेंसिटिविटी, कल्चर की बात की इसने। ओके, और फिर जो है इसने कहा कि स्ट्रिक्ट रूल जो है या स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर जो है फॉलो नहीं करना है, आपने फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल जो है ऑर्गेनाइजेशन में रहना है। ठीक है, और इसके बाद जो है हमने लास्ट वाला थ्योरी जो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी है वो हमने डिस्कस किया। तो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में किया था कि ये जो हमारे पास लीडरशिप है इसके जो सक्सेस है वो बेस करता है नॉलेज पे, इनोवेशन पे, क्रिएटिविटी पे एंड लर्निंग पे, ना कि जस्ट प्रोडक्शन पे। ओके, तो ये हमारे पास है सेक्स थ्योरी, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों ने इनको नोट करना है, पेपर में इससे काफी एमसीक्यूज आ सकते हैं। ओके, और ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके बाद कल हमने क्या करना है, कल हमने जो है स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को जो है डिस्कस करनी है। ओके, फंक्शन स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, और पैरेलल स्ट्रक्चर्स है, और सर्विस लाइन स्ट्रक्चर है, और शेयर्ड गोल स्ट्रक्चर्स है। ओके, चले, खुदा हाफिज, थैंक यू।